नमस्कार बच्चों, मैं सचिन पिंपळे सर, बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग, इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में आप सभी का सर स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास इस विषय का अध्यापन करने वाले हैं। आज हमारा पाठ है पाठ तीसरा, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। इसके जो उपघटक पढ़ने वाले हम आज नक्सलवाद, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद, इन घटकों का हम सविस्तर रूप से हम अध्ययन पीपीटी के माध्यम से करने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। बच्चों, से स्क्रीन दिख रही है? प्रदेशवाद, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। ये जो नक्सलवाद, संप्रदायवाद और प्रदेशवाद है, ये जो हमारे आज के जो 3 टॉपिक है, इसमें हम सविस्तर रूप से हम अध्ययन करेंगे। परंतु इसके पहले आपको जिस टीचर ने जो पढ़ाया है, उसका हम पुनरावर्तन करेंगे। जो टॉपिक दिए गए थे, हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। आशा करता हूँ कि बच्चे आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। इस कुछ है अध्ययन करने वाले हैं। भारत के जो सम्मुख जो अलगाववादी है, पृथकवादी है, आंदोलन है और पूर्वोत्तर भारत की जो समस्या है, नक्सलवाद है, धर्मवाद है, ऐसे जो विभिन्न प्रकार की जो आंतरिक चुनौतियां है, हम उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपको इसके पहले जो टीचर ने जो पढ़ाया था, हम एक पुनरावर्तन के तौर पर एक हल्के से हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में हम एक पुनरावर्तन करेंगे और हमारा जो अगला जो टॉपिक है, नक्सलवाद, संप्रदायवाद और प्रदेशवाद, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक था बच्चों, पंजाब में असंतोष। पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार जो चंडीगढ़ है, जो पंजाब राज्य में स्थित है, तो इस अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दे, अन्य राज्य के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करे, सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि करे, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्ता दे। ऐसे विभिन्न प्रकार की मांग इस पंजाब के असंतोष टॉपिक में 1970 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपने जो पुरानी मांग है, उन पुरानी मांगों के साथ साथ जो नदी के जो जल बंटवारे होते थे, उन जल बंटवारों में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए तथा अमृतसर शहर को जो पवित्र शहर है, उस किताब को यहाँ पर जैसे दिया जाए, ऐसी उन्होंने मांग यहाँ पर रखी थी। तो वर्ष 1980 में पंजाब में जो स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे और वे स्वर्ण मंदिर के में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। दूसरी कट्टर खालिस्तानवादी जर्नल सिंह भिंडरावाले के आसपास सशस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठी होने लगे। अब इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां वहां पर होने लगी और 1981 में जो लाला जगत नारायण थे, जो संपादक थे, उनकी हत्या के आरोप में भिंडरावाले को बंदी बनाया गया, उनको जेल में डाला गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की जो स्थिति बिगड़ती गई और परिणाम स्वरूप 1983 में राष्ट्रपति शासन लागू लग गया और भिंडरावाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया। भिंडरावाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर में अपने नियंत्रण में ले लिया और परिणाम स्वरूप पंजाब में शांति खतरे में पड़ गई और इस प्रकार से पंजाब में असंतोष होने लगा। अब उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? स्वर्ण मंदिर में से आतंकवादी को बाहर खदेड़ देना, यह मुख्य कार्य था। जो स्वर्ण मंदिर था, उस जो आतंकवादी जो छुपे थे, उनको बाहर निकाल कर उनको खदेड़ कर मुख्य उनका कार्य था। यह कार्य किसने किया? यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया।
इन्होंने 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार का अभियान प्रारंभ किया और 6 जून को उसने पूरा उस आंदोलन को उन्होंने पूरा समाप्त किया और वहाँ के जो आतंकवादी थे उनको उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल के उनको मारा। इस सैनिकी कार्रवाई में भारतीय सेना में विलक्षण संयम बरतने हुए अपना कार्य किया और भिंडरावाले के साथ-साथ जो अन्य दूसरे आतंकवादी भी थे उसमें वो मारे। इसके बाद वर्ष 1980 में स्वर्ण मंदिर के पुनः एक बार आतंकवादी के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। इसे ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी कहा जाता है। अंत में पंजाब में शांति स्थापन के कार्य को गति मिल गई। इसके बाद बच्चों उत्तर भारत की समस्या, जो 3 नंबर का जो टॉपिक है, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, हमारा जो भारत देश है, तो पूर्व के जो दिशा में है, वहाँ पर 8 राज्य 8 जो का यहाँ पे समूह होता है। कौन-कौन से 8 राज्य है वो? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जो नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ऐसे इन 8 जो समूह को पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। मतलब का जो वहाँ पर स्थित है। राज्यों को नजदीक में करती है। तब जो विदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो स्पष्ट जाती है। तो यहाँ पर यहाँ की जो वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर एक हमको दिखाई देता है। इस तरह वो जनजातियों को भारत में मुख्य धारा से जोड़ने की मंत्री हमारे जवाहर ने पहल की। उन्होंने वर्ष 19 में नेफा नेफा नॉर्थ ईस्ट एजेंसी पूर्वांचल का गठन किया। जातियों को जो प्रेस था प्रेस था वहाँ पे था। नेहरू की मान्यता थी कि इन जनजातियों का जो विकास था और उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रूप से टिकाए रखना, ये उनकी उनकी ऐसी सोच थी पंडित नेहरू की। उन्होंने संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें उन्होंने क्षेत्र में किया। था। स्वायत्त मिज़ो प्रांत की माँग की, मतलब उन्होंने अपना स्पेशल राज्य बनाने की उन्होंने माँग की और माँग का शुरुआत कर दी और वर्ष 1959 में मिज़ोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में नेता ने के लिए जो उस समय के जो नेता थे, लाल डेंगा, उन्होंने जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उन आम जनताओं का विशेष रूप से ध्यान देकर उनके बहुत अच्छे-अच्छे कार्य उन्होंने किए और वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिज़ो नेशनल फ्रंट मतलब एमएनएफ मतलब उसे कहते हैं मिज़ो नेशनल फ्रंट संगठन की स्थापना की। लाल डेंगा मणिपुर के मिज़ो बहुल प्रांतों के लिए ग्रेट मिज़ोरम अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की और मार्च 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट के स्वतंत्र और प्रधानमंत्री उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इन्होंने इस विद्रोह को सफल बना और वो अगर जो नागालैंड में नागा जो जनजाति की जो पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई थी। मतलब नागालैंड के अंदर जो योद्धा जैसे जो लोग थे, वैसे उस प्रकार के उस रूप में वो उसकी पहचान बनी और पूर्व जो थे
हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती थी। और इन्होंने एनएनसी मतलब नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की। उसी प्रकार बच्चों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य यह अस्तित्व में आया। और अगला जो टॉपिक है बच्चों इसमें असम। यह असम में वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरित के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद में तीव्र आंदोलन यहाँ पे छेड़ा गया था। और वर्ष 1985 में जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच क्या हुआ, एक प्रकार का समझौता हुआ और उन्होंने असम के अंदर जो घुसपैठी थे बांग्लादेशी जो नागरिक थे, उनको उन्होंने उनके फिर से उनको बांग्लादेश में भेजना उन्होंने निश्चित किया। और वर्ष 1986 में असम विधानसभा में का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महतो फिर से क्या बने, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने असम में शांति प्रस्थापित की और साथ साथ वहां पे उन्होंने विविध प्रकार की सहायता देना प्रारंभ किया। और उस प्रकार बच्चों लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, इसमें वर्ष 1954 में नेफा। नेफा क्या है बच्चों, नेफा भी बताया मैंने आपको कि एनईएफए नेफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश का इसको नाम दिया गया है। इसमें वर्ष 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश का उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। मतलब हमारा सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है, तो हम उसे उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ष 1960 से लेकर 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की जो यात्रा है उसमें लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही और क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं में औद्योगिकरण और शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ पे बढ़ता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब बच्चों ये हमने पुनरावर्तन किया और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है नक्सलवाद। बच्चों इस नक्सलवाद में नक्सलवादी आंदोलन आपको दिख रहा होगा चित्र के माध्यम से। अब ये जो नक्सलवादी आंदोलन है, यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। अब हमारा जो भारत देश है, भारत देश में जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उस पश्चिम बंगाल का जो जिला है दार्जिलिंग, वहां पर नक्सलबारी में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई और वहां से ये आरंभ हुआ। आपको दिख रहा है चित्र के माध्यम से। तो बच्चों नक्सलवादी जो आंदोलन था, जो नक्सलवादी जो लोग थे, वो क्या करते थे, जो अल्प भूधारक किसान जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, ऐसे मजदूरों को क्या करते, वो इकट्ठा करते थे, उनको संगठित करते थे, उनको मिलाते थे। और वर्ष 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र में कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जो गरीब गरीब किसान थे, उन गरीब किसान को क्या किया, उन्होंने इकट्ठा किया, उनको संगठित किया और उनके जो खेत है, उन खेत के ऊपर उन्होंने लाल झंडे को रोक कर क्या किया, जो फसल होती थी उन फसलों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उनको पर अपने नियंत्रण कर लिया। और इस विद्रोह को प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को क्या कहते हैं बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। अब बच्चों ये जो नक्सलवादी आंदोलन है, ये नक्सलवादी आंदोलन के जो उद्देश्य है करके आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। जमींदार जो होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनको 100 200 एकड़ जो जमीन होती थी, उन जमींदारों द्वारा किए जाने वाले जो आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों का स्थापन करना, बड़े जमींदारों की जमीनों को छीन लेना। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो गरीब किसानों की जमीन छीन लेते थे, ऐसे जमींदारों की जमीन को छीन लेना और उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना। मतलब जो गरीब किसान है, उन गरीब लोगों को वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो जमींदारों के किसान छीन कर छोटे छोटे किसानों को वो बांट देते थे, उनको दे देते थे। और इसी प्रकार से ये नक्सलवादी आंदोलन की क्या थे, ये उद्देश्य थे। परंतु क्या हुआ, कुछ कालांतर के बाद, कुछ सालों के बाद आगे चलकर ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। और जो शासन की जो भी योजना आती थी, जो शासन का जो उपक्रम है या कल्याणप्रद योजना है, ऐसी योजना जनता तक न पहुंचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। अभी जो
नक्सलवादी जो आंदोलन था, जो संगठन थी, इन्होंने क्या किया, आतंकवाद अ, आतंकवाद की इन्होंने शरण ली और नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया। अब हमारे देश के अंदर ये भी क्या है, एक सरदर्दी हो गया है और इनके उद्देश्य कुछ और थे, बाद में इसके उद्देश्य बदलने लगे। जो भी शासन की जो भी योजनाएँ थी, जो भी कल्याणप्रद योजना थी, वो सीधी-सी जनता तक ना पहुँचे और उन्होंने अपने हाथ में हथियार लिया और वो आतंकवाद फैलाने लगे। और इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या हो गया, ये चुनौती के रूप में सामने आया। बच्चों, उस प्रकार से जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवादी आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रमुख केंद्र है, ये पश्चिम बंगाल था। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे देश के अंदर जो पश्चिम बंगाल राज्य है, दार्जिलिंग, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो नक्सलवादी आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रमुख केंद्र है, यह पश्चिम बंगाल था। बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश, पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश यहाँ पर है। जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश गोदावरी में है, विशाखापट्टनम, तेलंगाना में करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ में बस्तर, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र में भंडारा, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, उड़ीसा में कोरापुट। ऐसे विविध क्षेत्र में क्या गया, ये धीरे-धीरे ये फैलता गया और ये फैल गया। अपना जो वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मतलब अपना जो वर्चस्व बना के रखने के लिए उन्होंने सशस्त्र, मतलब उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिया और उन्होंने पीएलजीए, मतलब पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इस नामक जो संगठन है, इसकी उन्होंने स्थापना की और ये संगठन आज भी, ये संघर्ष अभी हमारे देश के अंदर जारी है। और क्या हुआ, ये भी हमारे लिए क्या बन गया, ये नक्सलवादी आंदोलन हमारे लिए एक आंतरिक सम्मुख जो समस्या है, वो यहाँ पर बनता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। अब ये जो पीएलजीए है, यह इसकी जो संगठन की इसकी स्थापना 1 अगस्त 1927 को बीजिंग में हुई थी और ये जो पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी आज भी हमारे देश के अंदर संघर्ष कर रही है और इसका अभी भी चालू है। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, संप्रदायवाद। अब देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, अब हमारा जो देश है बच्चों, हमारे देश में विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न संस्कृति, परंपरा, वंश, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। तो ये जो संप्रदायवाद है, ये हमारे देश की जो एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। अब हमारे देश के अंदर विविध जाति के लोग रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो संकीर्ण जो धार्मिक दुर्विभान है हमारा, तो इसमें से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अब हमारे देश में आज़ादी के पहले अंग्रेज राज्य करते थे। इन अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद का बीज बोए, मतलब उन्होंने फूट डाला और राज किया। अब आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग रहते थे। जो कुछ भी त्योहार होते थे, हम हिल मिलकर हम हमारा त्योहार मनाते थे, एक-दूसरे को शुभेच्छा देते थे। इसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारे आपस में क्या किया, एक संप्रदायवाद का उन्होंने बीज बोया और उन्होंने देश को तोड़ने का उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। हमारे देश के जो विभिन्न धर्म के जो लोग होते हैं, यह विगत कई शताब्दी पर परस्पर से स्नेह और जो सौहार्द है हमारा, के साथ रहते आए। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांघ जाता है, तब उसका रूपांतरण कायम हो जाता है, कट्टरवाद में हो जाता है। उसका कट्टरवाद में हो जाता है, दंगा फसाद में हो जाता है और परिणाम तो क्या होता है, इसमें धर्मांधता उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे देश के अंदर जैसे कि हिंदू बोलते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम बोलता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सिख कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, सबको अपना-अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है, परंतु अगर इसमें अतिवादिता को लांघ जाता है, तब इसका रूपांतरण कायम हो जाता है जो कट्टरता है, उस कट्टरता में हो जाता है और परिणाम तो क्या हो जाता है, धर्मांधता इसमें उत्पन्न हो जाती है। धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है, आपको मालूम है बच्चों।
धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। अलग-अलग धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देश बंधु है, उन्हें शत्रु समझा जाता है। आज हम देखते देखते हैं, हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति अगर विश्वास अगर टूट जाता है, तो क्या होता है कि हम तो एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। एक दूसरे के तीज त्योहारों में, पर्वों में, उत्सवों में, अवसरों में इस इकट्ठा में आना भी कम होने लगता है। धर्मांधता के कारण अपने आसपास की जो घटनाएँ हैं, लोगों की ओर देखने का जो दृष्टिकोण क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है, विषैला बन जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, इसमें जो कुछ लोग हैं हमारे, उसमें अपनी आर्थिक, राजकीय, सामाजिक जो समस्या है, इन समस्याओं का विचार धर्म के दायरे में रखकर करने लगते हैं। आप देखते हैं, हिंदू धर्म मेरा है, मुस्लिम धर्म मेरा है, क्रिश्चियन धर्म मेरा है, सिख धर्म मेरा है। हम सब क्या है, विशिष्ट धर्म के हैं। अंततः राजनीतिक में हमारा कोई प्रभाव नहीं है। देखे होंगे आप लोगों ने, राजनीति में हमारा प्रभाव होता है क्या? नहीं होता है। सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है। आप देख सकते हैं चित्र में बच्चों, इसमें केसरी रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है। मतलब ये जो रंग है, अलग-अलग धर्म के रंग है। जो हमारी जो सरकार है, हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है, ऐसी भावना रखते हुए सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, अपने-अपने धर्म के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब भावनिक बन जाते हैं। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति क्या हो जाते हैं, भावुक बन जाते हैं, भावनिक बन जाते हैं। तो अपने धर्म के लोगों के प्रति अथवा धार्मिक प्रतीकों का जाने-अनजाने में कोई अवमानना कर कर दे, तो इसकी परिणति दंगे-फसाद में हो जाती है। मतलब हम हमारे नेता के बदली, हमारा जो नेता है, मान लो वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, दलित धर्म का हो, तो अगर उसके बारे में किसी ने गलत बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, दंगे-फसाद कर देते हैं। ऐसे दंगे-फसाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें सैकड़ों जो निरपराध लोग हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। करोड़ करोड़ की जो हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है, वो क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है, जल जाती है और हमारी जो सार्वजनिक शांति क्या हो जाती है, यहाँ पर भंग हो जाती है। इससे हमारी हानि है, तो हम किसी की बहकावे में आना नहीं चाहिए। और बच्चों, उसी प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ जीने का आधार होता है। हमको एक देश में रहना है, हमें एक मोहल्ले में रहना है, हम वहाँ पे विविध धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम एक-दूसरे के प्रति विश्वास अगर रखेंगे, तो हमको जीने का आधार क्या हो जाता है, मिल जाता है। यदि यह विश्वास समाप्त अगर हो जाता है, तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। अ, सामाजिक एकता जो है हमारी, बिना राष्ट्रीय एकता को कैसे साधेंगे? हम सभी को इस धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक होता है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल-मिल जाना चाहिए। अभी समझो, हिंदू धर्म के घर में त्योहार है, मुस्लिम धर्म के घर में त्योहार है, क्रिश्चियन धर्म के घर में त्योहार है। जो विविध धर्म जाति के घर में अगर त्योहार होता है, पर्व होता है, तो ऐसे इनके त्योहारों में क्या करना चाहिए, हमने हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें शुभेच्छा देना चाहिए और साथ-साथ अपनी जो सामाजिक और आर्थिक समस्या है, धर्म के साथ अ, जोड़ना नहीं चाहिए और धार्मिक सौहार्दता को क्यों नष्ट हो जाती है, इसके लिए कौन से आर्थिक, राजनीतिक जो बातें हैं, ऐतिहासिक कारण है, तो इससे हमें खोज करनी चाहिए। तो ये संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है। अगर हमें राष्ट्रीय एकात्मता टिकानी है, तो हमें हमारे जो विभिन्न धर्म के जो हमारे भाई जो रहते हैं, भाई-बहन जो रहते हैं, उनके साथ हमें एक घुल-मिल के रहना चाहिए, उनके त्योहार में मिलना चाहिए, उन्हें शुभेच्छा देना चाहिए, उनके सुख-दुःख का जो दर्द है, उसमें हमें मिलना चाहिए। तो इसमें हमारी जो राष्ट्रीय एकात्मता क्या होती है, मजबूत बन जाती है। और हमारा जो अगला जो टॉपिक बच्चों, प्रदेशवाद। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से प्रदेशवाद अपने जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, इस प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद कहलाता है। अब आप जैसे कि हम हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ऐसे विभिन्न प्रकार के राष्ट्र हैं। तो इसमें इसके प्रति
हमें हमारा जिद या हमारा जो दुराग्रह है अथवा अभिमान रखना, यह क्या हम प्रदेशवाद कहलाता है। जैसे कि मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, है ना? ऐसे इस रूप में अपनी अपनी पहचान कराना क्या है, अलग बात है। अब आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे विभिन्न प्रकार के राज्य है। तो अपने-अपने पहचान करना ये क्या है, हमारी अलग बात है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसलिए दूसरे प्रांतों के लोगों को श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रांताभिमान हो जाता है। जैसे मालूम है बच्चों, महाराष्ट्र में बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, है ना? मतलब दूसरे प्रदेश के लोगों को जो एक अनुचित जो प्रकार का जो प्रांताभिमान होता है, वो नहीं करना चाहिए। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूति होने वाले आत्मीयता के अनुचित प्रांत और दुर्व्यवहार के कारण विकृत स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। तो विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्य की अधिक प्रगति हुई। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों, प्रगत और अप्रगत देश आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक विकसित देश प्रदेश है और एक अविकसित देश है। जब आजादी के पश्चात देश का जो विकास साधते हुए समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई, तो कुछ प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात है, पंजाब है, तमिलनाडु है। ये ऐसे जो राज्य है, ऐसे राज्यों की आर्थिक स्थिति और औद्योगिक रूप से ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत पैमाने पे क्या हुआ, यहाँ पर विकास हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि विकसित प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु है। और ऐसे जो प्रदेशों में क्या हुआ, यहाँ पर आर्थिक विकास हुआ ही, साथ-साथ यहाँ पे जो औद्योगिक विकास है, ये भी क्या हुआ, विकसित हुआ। परंतु जो अविकसित देश है, उड़ीसा, बिहार, आसाम जैसे राज्य जो है, तो ऐसे राज्यों को औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए और आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की यहाँ पर नींव है। अतः जिन राज्यों की आर्थिक विकास होता है, वे राज्य क्या होता है, शिक्षा, आरोग्य, संस्कृति, मूलभूत सुविधा, ऐसे में वो क्या करते हैं, प्रगति को साध सकते हैं। परंतु जिन राज्यों में विकास नहीं हुआ, तो वहाँ पर शिक्षा, आरोग्य, संस्कृति, मूलभूत सुविधा मिलती है कि हमें नहीं मिलती। तो वे राज्य शैक्षिक एवं नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। तो इन राज्यों को विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते। जो प्रगत राज्य के लोग होते हैं, वो उपलब्ध यहाँ पे रहते हैं। और हमको अ, ये राज्य जो शैक्षिक पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, दरिद्रता है, जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। मतलब जिन-जिन राज्यों में अगर विकास नहीं हुआ, अगर विकसित देश है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो शैक्षिक पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, दरिद्रता है, जैसी जो समस्या है, यहाँ पे ग्रस्त हो जाते हैं। और इसके अलग-अलग राज्यों के बीच की जो सौहार्दता है, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब हम भेदभाव करते हैं, देखो वहाँ पे विकास नहीं है, यहाँ पे विकास है। तो हम आप क्या करते हैं, विकसित प्रदेश और अविकसित प्रदेश में भी क्या करते हैं, तुलना करते हैं और भेदभाव करते हैं। इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मकता पर क्या होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। इन दृष्टि से हमारी सरकार प्रगतिशील है और उसके ऊपर विचार कर रही है। मतलब सबको समान अधिकार, सबको समान विकास मिलना चाहिए। तो इस प्रदेशवाद में प्रगत और अप्रगत जो बातें हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रदेशवाद में प्रगत और प्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत है क्योंकि हमारे प्रदेश का जो इतिहास है, हमारे जो प्रदेश का जो इतिहास है, तो संस्कृति की मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है। परिणामतः क्या होता है, जो अविकसित राज्य है, जहाँ पे विकसित नहीं हुआ है, ऐसे राज्य के जो लोग होते हैं, उनको वो हीन समझते हैं, उनके ऊपर भेदभाव करते हैं। हम बोलते हैं ना, उस राज्य का विकास नहीं हुआ, वहाँ के लोग बराबर नहीं है, ऐसे हम उसको क्या करते हैं, हीन समझते हैं। तो वे लोग अपने विकास के लाभों को
अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके विपरीत पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, अपनी संगठित शक्ति प्रस्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। यहाँ पर जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं को संस्कृति और अनावश्यक रूप में गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलग पर सिद्ध करने का प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी से प्रदेशवाद में एक बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता को बाधित होती है। हम भारत के सम्मुख जो कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा चुनौतियां है, जैसे हमने अभी पढ़ा, नक्सलवादी आंदोलन, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नक्सलवादी आंदोलन, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद। तो इसके साथ साथ बच्चों, ये जो हमारी आंतरिक चुनौतियां ही है, उनके साथ साथ हमारे देश की जो जनसंख्या है, स्वच्छता है, कृषि और किसानों की समस्या है, दरिद्रता है, मकान और दो समय का भोजन जैसी जो अनगणित समस्या है, इस ये भी हमको ये जो ऐसी विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, इन चुनौतियों को भी हमको मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इसका जो स्वाध्याय है बच्चों, आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्न जो पहला है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित कथनों के कारण सहित स्पष्ट कीजिए, और प्रश्न जो होता है निम्न संचित रूपों में पूर्ण रूप से लिखिए, जैसे कि एमएनएफएफ, एनएनसी, पीएलजीए। तो विभिन्न प्रकार आप ये स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त हुआ है। तो आपको इस पाठ में नक्सलवादी आंदोलन, संप्रदायवाद और प्रदेशवाद में आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, संप्रदायवाद क्या होता है? हाँ, संप्रदायवाद, ये जो संप्रदायवाद है बच्चों, अब हमारे देश के अंदर विविध धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे भी प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं। अब इनकी एकता बनाए रखना और मतलब इनकी एकता बनाए न रखना, जो अंग्रेजों ने जो बीज बोया था हमारे देश के ऊपर, फूट डालो राज करो, यहाँ पर उन्होंने संप्रदायवाद का बीज बोया था। यहाँ पे संप्रदायवाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी हम संप्रदायवाद कहते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर जो जाति विविध धर्म के जो लोग रहते हैं, विविध भाषा के जो लोग रहते हैं, धर्म वंश के लोग रहते हैं, तो उनमें फूट डालना और हमें राज करना, तो इस प्रकार का ये संप्रदायवाद होता है। और किसी को पूछना है बच्चों? हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर, हेलो। नागालैंड किसे कहते हैं? हेलो। हेलो सर। बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है आपका। सर, नागालैंड किसे कहते हैं? बेटा ये नागालैंड एक राज्य है। नागालैंड क्या है, एक राज्य है। ये जो जो जनजाति के जो लोग रहते थे, मतलब जो योद्धा वाले जो लोग रहते थे, तो ऐसे मतलब ये जो लोग रहते थे, तो यहाँ पर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड क्या हुआ, वो राज्य वहां पर अस्तित्व में आया। मतलब वहां पे नागा जाति के लोग रहते थे, इसलिए वहां पे उसके हम नागालैंड इस राज्य के नाम से जाना जाता है। सर, नागा जाति मतलब क्या? कौन बेटा सा जाति? जैसे कि हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, है ना, तो वैसे ही नागालैंड के अंदर नागा जाति थी, योद्धा वाली जाति थी। आप देखते होंगे उनकी उनके हाइट, मतलब शक्तिशाली जो लोग थे, उसके हम नागा जनजाति के लोग थे। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग बेटा बोलो।
सर प्रदेशवाद का कार्य क्या था? प्रदेशवाद, हाँ सर। इन्होंने इस प्रदेशवाद में, अब जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात है। तो ऐसे जो राज्य है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो विकास अपने जो जो कार्य विकास कार्य में जो असंतुलन उत्पन्न होने पर एक प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता गया। इसमें कुछ राज्यों की क्या हुई, अधिक प्रगति हुई और कुछ राज्यों की अधिक प्रगति नहीं हुई। जैसे कि बताया मैंने आपको, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ऐसे प्रदेशों में क्या हुआ, वहाँ पर आर्थिक और विकास हुआ। औद्योगिक रूप से क्या हुआ, विकास हुआ। और जो अविकसित राज्य है, जैसे कि हमारा उड़ीसा है, बिहार है, असम है, ऐसी जगह पे क्या हुआ, आर्थिक और औद्योगिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ। और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए, यहाँ पे प्रगति में हमें नींव रखनी चाहिए कि अगर हमने विकसित अगर राज्य है तो वहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, विकसित राज्यों में हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, संस्कृति मिलती है। और हम ऐसे विभिन्न प्रकार के साथ साथ क्या होता है, हम यहाँ पे इसकी प्रगति भी साध्य कर सकते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ। थैंक यू सर। ओके। तो किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी जो पिक्चर में PLGA का फुल फॉर्म था, उसमें हाँ उसमें बोलो। गुरिल्ला का इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है? गुरिल्ला, बेटा गुरिल्ला में आप अगर नेट में भी आप सर्च करके दे सकते हैं बच्चों, गुरिल्ला आर्मी। हेलो। सर गुरिल्ला नहीं आ रहा है तो इसकी वजह से। बेटा गुरिल्ला, ये छोटी ई की मात्रा है, वो डाल के देखना है, वो आ जाएगा उसमें। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। बच्चों, इस पाठ में हमने भारत के जो सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन किया है। भारत की जो सम्मुख अलगावादी, पृथकवादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियों का हमने अध्ययन किया है। और यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। आपने मुझे सुना, समझा। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू वेरी मच।